वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज फ्रेंड्स जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो हेमाटोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक है और ये आता है एनीमिया के अंदर। और इसमें कौन सा टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी आज आपके साथ G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी कि G6PD क्या है? G6PD जो है वो एंजाइम का नेम है, ग्लूकोज-6-फॉस्फेट dehydrogenase एंजाइम। तो आज इस एनीमिया के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसकी कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, लैब डायग्नोसिस क्या है, तो ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अब स्टार्ट करते हैं। G6PD डेफिशिएंसी जो होती है ये यानी कि ग्लूकोज-6-फॉस्फेट dehydrogenase एंजाइम की जो डेफिशिएंसी होती है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और स्पेशली ये मेल्स में होता है। मेल्स में क्यों होता है? जब आप इसकी कॉज और इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा कि ये मेल्स में क्यों होता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है? इस कंडीशन में ये होता है कि आरबीसीज जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, उन पे असर पड़ता है। आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या है आपको पता है? आरबीसीज जो हैं वो लंग से ऑक्सीजन लेते हैं और टिश्यू और बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स यानी कि वो लोग जिन्हें G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, और ये मैंने आपको बताया कि G6PD डेफिशिएंसी जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये जो है ट्रांसफ़र होगा थ्रू पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो यानी कि थ्रू इनहेरिटेंस ये ट्रांसफ़र होगा, थ्रू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये नहीं होता बल्कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो थ्रू इनहेरिटेंस ये ट्रांसफ़र होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि G6PD डेफिशिएंसी जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। एनीमिया हम इसे क्यों बोलेंगे? एनीमिया हम इसलिए बोलते हैं कि वो इंडिविजुअल जिनमें G6PD डेफिशिएंसी होती है तो उसमें क्या होता है कि एंजाइम में डिफेक्ट होगा, या तो वो बनेगी नहीं, और अगर वो बन रही है तो बहुत ही कम मिकदार में बनेगी, जिसकी वजह से क्या होंगे कि आरबीसीज का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्दी। यानी कि अभी वो मैच्योर भी नहीं होंगे और आरबीसीज जो हैं वो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा और नए आरबीसीज अभी रेडी नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो आरबीसीज बन रहे हैं उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। तो इस ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा? हिमोलिसिस होगी रेड ब्लड सेल्स की। इसी वजह से इसको हम जो है एसोसिएट करते हैं, G6PD डेफिशिएंसी को हम हेमोलिटिक एनीमिया से एसोसिएट करते हैं, क्योंकि आरबीसीज की बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस शुरू हो जाती है इसमें और बॉडी जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती नए आरबीसी से, और नए आरबीसी बनने से पहले ही मौजूदा आरबीसी जो हैं वो ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी। और G6PD डेफिशिएंसी जो है वो न्यू बॉर्न बेबी में भी कई दफ़ा सिग्निफिकेंट कॉज होती है माइल्ड टू स्वेयर जॉइंटिस। यानी कि अगर न्यू बॉर्न्स में माइल्ड टू स्वेयर जॉइंटिस हो रहा है तो उसकी एक कॉज जो है वो G6PD डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है इसको दोबारा देख लेते हैं। G6PD डेफिशिएंसी, G6PD को मैंने शॉर्टकट लिखा है क्योंकि ऊपर हेडिंग में आप इसका पूरा नाम जो है वो नोट कर सकते हैं। ग्लूकोज-6-फॉस्फेट dehydrogenase deficiency is a genetic disorder that occurs almost exclusively in males. exclusively का मतलब होता है स्पेशली in males. This condition mainly affect RBCs यानी कि red blood cells which carry oxygen from the lungs to tissues throughout the body. और इन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स यानी कि वो इंडिविजुअल जिनमें G6PD डेफिशिएंसी होगी, अ डिफेक्ट इन एन एंजाइम कॉल्ड G6PD causes red cells to break down prematurely यानी कि मैच्योर होने से पहले ही। दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हिमोलिसिस। और इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम एसोसिएट होती है G6PD डेफिशिएंसी के साथ वो हेमोलिटिक एनीमिया ही है। यानी अगर आप हेमोलिटिक एनीमिया के टाइप्स पढ़ेंगे या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उनमें से एक क्लासिफिकेशन जो है वो G6PD भी होगी। यानी कि G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो किस टाइप ऑफ एनीमिया के अंदर आता है? वो आता है हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर। अब कॉज क्या होती है, किस वजह से ये डेफिशिएंसी हो जाती है? G6PD डेफिशिएंसी होती है रिजल्ट फ्रॉम द म्यूटेशन इन G6PD जीन। यानी कि वो जीन जो G6PD को एंजाइम को बना रही है उसमें म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन हम बोलते हैं, आसान अल्फाज में आप याद रखें कि चेंज इन DNA सीक्वेंस। यानी कि DNA सीक्वेंस जो नॉर्मल चल रहा होता है बॉडी में, अगर उसमें किसी भी पॉइंट पे
चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। तो अब वो जीन्स जो कि G6PD एंजाइम को बना रही होती है, उस जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से G6PD जो है वो एंजाइम जो है वो नहीं बनती है। अब ये जीन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जीन्स जो है बेसिकली इंस्ट्रक्शन देती है बॉडी को कि एंजाइम बनानी है G6PD, और ये एंजाइम जो है मैंने बताया कि ये प्रोटेक्ट करती है आरबीसीज को। नॉर्मली ये प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन आरबीसीज का इसके साथ मेन ताल्लुक क्या है कि आरबीसीज को ये प्रोटेक्ट कर रही होती है, बचा रही होती है हार्मफुल मॉलिक्यूल से, जिसका नाम होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। तो उस वजह से क्या होता है कि जब G6PD डेफिशिएंसी एंजाइम नहीं बनेगी तो बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है मॉलिक्यूल जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आरबीसीज को वो लाइज करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली G6PD को हमने बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्यों जेनेटिक डिसऑर्डर है? क्योंकि ये हो जाता है रिजल्ट फ्रॉम द म्यूटेशन इन G6PD जीन। तो अब म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि रिड्यूस हो जाती है अमाउंट ऑफ G6PD, या फिर जो है G6PD बनती है लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, यानी कि वो आरबीसीज को नहीं प्रोटेक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो है वो ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी और आरबीसीज को डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो पहला पैराग्राफ देखें, कॉज में लिखा हुआ है G6PD deficiency results from mutation in the G6PD gene. This gene provide instruction for making an enzyme called G6PD glucose-6-phosphate dehydrogenase, and this enzyme protect RBC from the effect of potentially हार्मफुल मॉलिक्यूल कॉल्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। तो मैंने बताया कि अब जब एंजाइम नहीं बनेगी या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो आरबीसीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो मॉलिक्यूल है इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आरबीसीज की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। अब क्या होता है कि कई फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि अगर G6PD डेफिशिएंसी या बॉडी में ऑलरेडी इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है उन इंडिविजुअल्स में, तो अगर उन इंडिविजुअल्स को कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिएक्टिव स्पीशी का लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब फैक्टर जैसे कि इन्फेक्शंस, सर्टेन ड्रग्स, कई दवाइयाँ जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स, या इंजेस्टिंग ऑफ फाइवा बीन्स जो है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या कर देती हैं, ये बढ़ा देती हैं लेवल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। अच्छा, फाइवा बीन्स को आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, मैंने इसका मीनिंग देखा तो उर्दू में ये था सेम की फली और हिंदी में था ये बाकला, कुछ ऐसा नाम था। तो ये बीन्स आप इनकी शक्ल जो है वो गूगल पे देख सकते हैं। तो अब वो इंडिविजुअल जो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं G6PD डेफिशिएंसी से, तो उन इंडिविजुअल्स को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या अगर कोई उन्होंने ड्रग ऐसी ली है, मिसाल के तौर पे एंटी मलेरियल ड्रग, या वो फावा बीन्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो इस वजह से उनको क्या नुकसान होगा, इसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी मॉलिक्यूल का लेवल बॉडी में उनके बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसीज जो है वो बहुत ज़्यादा उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा वो फास्टर रेट पे, कि बॉडी जो है वो नए आरबीसीज बनाने से पहले जो मौजूदा आरबीसीज हैं उनका ब्रेकडाउन शुरू होगा, जिसकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया कॉज हो जाएगा। और ये इसकी वजह से आरबीसीज के दायरा नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाएंगे, तो इसकी वजह से फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अब देख लें, फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन, सर्टेन ड्रग्स और इंजेस्टिंग fava beans can increase the level of reactive species, causing red blood cells to be destroyed faster than the body can replace them, and a reduction in number of RBC causes sign and symptoms of hemolytic anemia। अब मैंने आपको बताया, फर्स्ट भी बताया कि G6PD जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये जो है मेल्स में ज़्यादा स्पेशली पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है, मैं अब इनहेरिटेंस पैटर्न में हम देख लेते हैं तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। अब ये कंडीशन जो है ये इनहेरिटेड होती है।
अब ये इनहेरिटेड तो होती है, अब ये क्या है कि ये जीन्स जो है ये एसोसिएट है विद एक्स लिंक क्रोमोसोम से, एक्स लिंक रिसेसिव पैटर्न। लेकिन एक्स क्रोमोसोम आपको पता है, एक्स क्रोमोसोम जो है 2 सेक्स क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम है। अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में जो है एक ही एक्स होता है और एक वाई होता है। तो अब मेल में अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम गया है और वो एक्स क्रोमोसोम वो वाला क्रोमोसोम गया जिसकी जीन्स जो है ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो उससे क्या होगा कि वो इनफ हो जाएगा उसको कॉज करने में G6PD एनीमिया में। यानी कि अब वो क्रोमोसोम जो ऑलरेडी अफेक्टेड था, जिसमें ऑलरेडी म्यूटेशन हो चुकी है, और वो एक्स क्रोमोसोम थ्रू पेरेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो गया टू चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड में। तो वो क्रोमोसोम ऑलरेडी अफेक्टेड था, तो इस वजह से क्या है, उस मेल बच्चे में जो है वो G6PD डेफिशिएंसी होगी या G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, क्योंकि उसमें अफेक्टेड क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में आपको जैसे मैंने बताया 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो फीमेल में इस डिजीज़ को होने के लिए या इस डिसऑर्डर को होने के लिए दोनों कॉपीज़ ऑफ जीन्स जो हैं उनको अफेक्टेड होना होगा। अगर किसी फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र वो हो गए हैं जिनमें दोनों में डिफेक्टेड जीन है, तो उस वजह से फिर क्या होगा, उसमें डिसऑर्डर हो जाएगा G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। So this condition is inherited in an X-linked recessive pattern. The gene associated with this condition is located on X chromosome. In males, one alter copy of the gene in each cell is sufficient to cause the condition, and in female, mutation would have to occur in both copies of the gene to cause disorder. तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने पहले क्यों बोला कि मेल्स में क्यों होता है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है। और मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर वो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम मेल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो G6PD डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होगा उनमें, जिसकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं और फिर देखेंगे लैब डायग्नोसिस क्या है। अब सिम्टम्स में क्या इंक्लूड होते हैं, G6PD डेफिशिएंसी के सिम्टम्स में क्या इंक्लूड है, फीवर होगा, बुखार, फटीग, थकावट, हार्ट रेट तेज़ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो बहुत फूल के मतलब आता है, जल्दी फूल जाता है सांस, डिजीनेस, चक्कर आना, पेलनेस, रंग का जर्द होना, जॉइंटस यरकान होना, और यूरिन जो है वो डार्क येलो ऑरेंज होगा। तो ये तमाम सिम्टम्स हैं जो G6PD डेफिशिएंसी को शो करेंगे। अब लैब डायग्नोसिस क्या है, लैब डायग्नोसिस में सबसे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको डायरेक्टली हेल्प आउट कर देती है G6PD डेफिशिएंसी को डायग्नोस करने में, वो G6PD एंजाइम लेवल्स हैं। अब G6PD एंजाइम लेवल जो है वो आपको पता है 2 मेथड से चेक होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में तो आपको सिर्फ पता चलेगा कि मतलब नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव लेवल है, जो कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट है G6PD एंजाइम लेवल चेक करने का, उसमें आपको एक्यूरेट पता चल जाता है कितना वैल्यू आ रही है। नॉर्मल रेंज जो है हर किट के हिसाब से, हर मशीन के हिसाब से थोड़ी सी वेरिएशन कर जाती है, लेकिन आइडिया अगर मैं आपको दूं तो G6PD एंजाइम जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4.6 से 13.5 माइक्रोग्राम हीमोग्लोबिन। तो अगर 4.6 से कम होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि G6PD एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट है बॉडी में। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करने का मेन मकसद जो होता है वो हमने एनीमिया को देखना होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट और रेड सेल इंडिसेस, इनको हम देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एनीमिया भी हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा इंक्रीज रेटिक्यूलोसाइट काउंट, इंक्रीज रेटिक्यूलोसाइट क्यों होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि प्री मैच्योर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, तो बॉडी जो है वो नए आरबीसी जल्दी बॉडी में मैच्योर होने से पहले ही रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा जैसे हमने बताया सिम्टम्स में जॉइंटिस होगा, तो इसकी वजह से इंक्रीज टोटल बिलिरुबिन लेवल जो है वो भी हेल्प आउट करेगी डायग्नोस करने में G6PD डेफिशिएंसी को।
तो ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि G6PD डेफिशिएंसी किस वजह से होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इनहेरिटेंस पैटर्न होता है और क्या लैब डायग्नोसिस होता है। बहुत इजी लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि G6PD डेफिशिएंसी के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कॉज, लैब डायग्नोसिस या सिम्टम्स लिखें। तो आपको अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा कि कैसे इस लेक्चर को प्रिपेयर करना है। ऑलरेडी जो मैंने आपके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया के लेक्चर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया भी आपके साथ डिस्कस किया था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी मैं आपके साथ कर चुकी हूँ डिस्कस, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी कर चुकी हूँ, पर्नीशियस एनीमिया भी कर चुकी हूँ, और अब मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मिस किए हैं तो आप हेमाटोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके तो उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। और अगर इस मुतालिक कोई और लेक्चर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे मैं लेक्चर बनाऊं, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि उस टॉपिक पे भी लेक्चर बनाने की कोशिश करूं। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।